हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। चलिए, हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने वीबीटी कंप्लीट कर दिया था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज बच्चों हम सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों, आज डायरेक्ट वीडियो मत देखना। आप जिन्होंने वीबीटी नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, पहले वो वीबीटी पढ़ेंगे, उसके बाद सीएफटी पढ़ेंगे। ठीक है? इसका वीबीटी या प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो वीबीटी या प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं वो डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज में। चलिए बच्चा, हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी जिसको हम कहते हैं। देखिए बच्चों, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही सिंपल है अगर इसको आप ढंग से समझेंगे तो। हमारे साथ साथ इसको समझते जाइए। देखिए, ये जो सीएफटी है, वीबीटी में कुछ लिमिटेशंस थी जो आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा तो कुछ ध्यान होगा। उन लिमिटेशंस को दूर हम सीएफटी से कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कर सकते हैं। हमारे मॉडल्स को समझाने के लिए, क्रिस्टल कंपाउंड्स को समझाने के लिए कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है? सी सबसे इंपॉर्टेंट, सीएफटी जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पर बेस्ड है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन लिख लेते हैं। तो लिखिए, हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? लाइगेंड्स आर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। लाइगेंड जो है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है। लाइगेंड जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह है, बिहेव करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? When ligands electrons are close to central metal atom, then they repel to each other. हमने इसमें क्या कहा? जब लाइगेंड जो है वो भी बच्चों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, जब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो क्या होगा? अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो जब लाइगेंड जो है वो आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास आते हैं तो क्या होगा? उनमें रिपल्शन होगा। हम बच्चों अच्छे से जानते हैं डी ऑर्बिटल्स, डी जो है उनमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड टू। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी एकदम सेम होती है, जिसे हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर? पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। अब हम ये कहते हैं कि जब लाइगेंड्स आपके डी ऑर्बिटल्स यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के पास आते हैं तो जो ऑर्बिटल्स लाइगेंड के पास होंगे ज्यादा, उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, और जो डी ऑर्बिटल्स आपके लाइगेंड से थोड़ा सा दूर होंगे उनमें रिपल्शन कम होगा। बात समझ में आ रही है? हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या हो रहा है? आपका लाइगेंड जो है वो डी ऑर्बिटल्स की तरफ आ रहे हैं। हमने कहा कि जो ऑर्बिटल्स, वो डी ऑर्बिटल्स जो कि आपके क्या हो रहे हैं? लाइगेंड से ज्यादा पास में होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा। जो लाइगेंड से थोड़ा सा दूर होंगे उनमें रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन जिन ऑर्बिटल्स में ज्यादा होगा उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिनमें रिपल्शन कम होगा उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यानी कि डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी जो है वो खत्म हो जाएगी। डीजेनरेसी का मतलब पहले तो 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम थी, लेकिन लाइगेंड के आने के कारण उनमें रिपल्शन अलग अलग हो रहा है, इसलिए उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। क्लियर ये बात? ठीक है। और कैसे होगी वो हम आगे भी पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, in the electric field of these negative charges 5d orbitals of the metal atoms no longer have exactly the same energy। उनकी एनर्जी सेम नहीं रह पाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the extreme of the splitting of the metal d orbital depends upon the nature and the number of the ligands and the charge of the metal ion। आपकी स्प्लिटिंग, ये जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो कितनी होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लाइगेंड्स पे, और कितना के नेचर ऑफ द लाइगेंड्स पे भी डिपेंड करता है। किस तरह का लाइगेंड आ रहा है, कितना नंबर आता है, और दूसरा मेटल आयन पे चार्ज क्या है। इस पे ये चीज पूरी की पूरी सीएफटी इस पे बेस्ड है। इसको हम अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास
डी ऑर्बिटल का, हमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं डबल डबल शेप होते हैं, उनकी शेप हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम उसको कर पाएंगे। शेप आपको सबको अच्छे से ध्यान है? नहीं है तो एक बार हम यहाँ बना देते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी डबल डबल शेप होती है। कैसे कैसे होती है ये हम एक बार यहाँ और बताते हैं। इसको तो हम रब कर दें, इन पॉइंट्स को तो हम रब कर देते हैं। देखिए 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, हम उनको बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं। चलो y, ठीक है। तो ऐसे है ना, और बाकी के 3 और बना देते हैं यहाँ, dxy, dyz और dzx। x y है ना, ठीक है, dy z, ठीक है, dzx, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो बेटा, क्या देखने को मिल रहा है? ये जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हो बेटा कहाँ है? हम ये कह रहे हैं ऑन द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर है। पूरा पूरा एक जो डंबल है पूरे के पूरे एक्स पे है और दूसरा वाई पे है, इसी तरह से यहाँ है। तो ये जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे है? मैक्सिमम इनकी एक्सिस पर है, ऑन द एक्सिस है। जबकि ये जो तीनों डी ऑर्बिटल्स हैं, इनके कहाँ है? इन बिटवीन द एक्सिस है, एक्स और वाई के बीच में है, या वाई जेड के बीच में है, या जेड और एक्स के बीच में है। तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये दोनों डी ऑर्बिटल्स आपके सेम हैं और ये तीनों डी ऑर्बिटल्स आपके सेम हैं, ठीक है। बात समझ आ गई कि दो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है? आपकी एक्सिस के ऊपर है, और इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है? आपकी इन बिटवीन द एक्सिस है। तो ये दोनों ऑर्बिटल सेम हो जाते हैं और ये तीनों ऑर्बिटल्स आपके बिल्कुल सेम रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे कैसे? हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं। तो आप लिख लीजिए नेक्स्ट आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड splitting in octahedral complexes, इसको तो हटा देते हैं, in octahedral complexes। देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड्स आते हैं, ठीक है। कहाँ आ रहे हैं 6 लिगेंड्स? आपके सेंट्रल मेटल एटम या आयन की तरफ आ रहे हैं 6 लिगेंड्स। ये जो 6 लिगेंड्स आ रहे हैं ये कहाँ आ रहे हैं? ऑन द एक्सिस आ रहे हैं। जब ये 6 जो लिगेंड्स हैं वो आपके क्या आ रहे हैं? ऑन द एक्सिस आ रहे हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं इस तरह से है, ये मान लीजिए आपका, ऐसे बना लेते हैं इसको, दूसरा पेन ले लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये एक लाइगेंड आ रहा है, ये दूसरा लाइगेंड है, ये तीसरा लाइगेंड, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये 6 लाइगेंड्स आपके क्या आ रहे हैं? ऑन द एक्सिस आ रहे हैं। ये वाई वाई एक्सिस पे हैं 2 लिगेंड, 2 एक्स एक्स पे हैं और 2 जेड जेड एक्सिस पे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड अगर है तो ये 6 लिगेंड्स ऑन द एक्सिस आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस पर होती है, वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे।
करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ऑन द एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस पर ही आपके क्या हो रहे हैं, आपके लाइगेंड्स आ रहे हैं। जब ये लाइगेंड्स आ रहे हैं यहीं पर, यहीं पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रिपल्शन ये ज्यादा फील करेंगे एज कंपेयर टू द इन तीनों के। तो जब ये रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे बच्चों, तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाएंगे। दो जो ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, डी एस टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड टू जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और तीन ऑर्बिटल्स कौन से, ये तीनों, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स और इनको कहते हैं EG ऑर्बिटल्स। क्लियर? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड जो आ रहे हैं ऑन द एक्सिस आते हैं। जब ये ऑन द एक्सिस आ रहे हैं तो वो डी ऑर्बिटल जो कि जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, तो वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और बाकी जो तीन ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपके इन बिटवीन द एक्सिस है जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो रिपल्शन कम फील करेंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो डी ऑर्बिटल्स आपके स्प्लिट हो जाते हैं। क्लियर? आ गई ये बात समझ में? ये स्प्लिटिंग हम लिखवा आपको बता देते हैं कैसे शो होती है। इसको तो हम रब कर दें, स्प्लिटिंग देखते हैं अपन अब। ये भी रब कर दें, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एनर्जी की फॉर्म में करेंगे हम यहाँ, ये आपके डी ऑर्बिटल्स पे, ठीक है, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते हैं। अब क्या हुआ, ये कब है, ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल है। डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स का मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है। अभी हमारे पास कोई भी लाइगेंड, इसने कोई भी लाइगेंड ने अप्रोच नहीं किया है। अब यदि ये लाइगेंड अप्रोच करते हैं, अब ये दूर है, तो एज ए स्फेरिकल फील्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं वो, ठीक है। जब स्फेरिकल फील्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो सभी जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ, इस तरह से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब वो बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं 6d ऑर्बिटल्स, तो ये क्या होंगे, आपके स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट हो जाएंगे तो क्या होगा, Eg ऊपर चले जाएंगे, T2G नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम बना देते हैं इसको भी, देखिए कैसे होगा। ये Eg और ये T2G, ठीक है। ये जो डिफरेंस है 3/5 डेल्टा नॉट, 2/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। T2G EG, ठीक है। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। और ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए किसमें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इन ऑक्टाहेड्रल। समझ आ गया? ये डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी डी ऑर्बिटल्स की है जब हमारे पास किसी भी लाइगेंड ने अप्रोच नहीं किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लाइगेंड्स आपके अप्रोच कर रहे हैं, दूर हैं, तो वो स्फेरिकल फील्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इस तरह से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब ये पास आ जाते हैं तो क्या हो रहा है, वो ऑर्बिटल्स कौन से, ईजी वाले ऑर्बिटल जो कि ऑन द एक्सिस है, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ कितने से गई है, 3/5 डेल्टा नॉट से बढ़ गई है। और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, T2G की कम हो जाएगी, कितने से, 2/5 डेल्टा नॉट से। दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा ओ के बराबर है। डेल्टा ओ का मतलब क्या हुआ बच्चा, डेल्टा का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ओ का मतलब ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। क्लियर?
अब हम ये कह रहे हैं कि कुछ जो लाइगेंड्स हैं वो क्या करते हैं, उनके केस में ये जो आपकी क्रिस्टल फील्ड एस्टेब्लिशेशन एनर्जी है डेल्टा ओ, ये ज्यादा हो जाती है और कुछ के केस में ये कम हो जाती है। अब ये जो लाइगेंड है इनकी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि लो फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं आपके और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ, आपको पता होनी चाहिए चीज है, ठीक है। एक बार लिख देते हैं अपन यहाँ पर, तो आप ध्यान रखना होगा। ये देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इनमें क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है आपका, सीओ है, कार्बोनिल, और सबसे कम कौन है आपका, आयोडाइड है, ठीक है। यानी कि अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि ये जो है डेल्टा ओ, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि ये एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द लाइगेंड पे डिपेंड कर रही है। क्लियर, ठीक है। अब हम ये आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए हमारे केस में क्या हो रहा है, अगर मेरी कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें D1 केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा, D2G में ही जाएगा, 1 पे, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, दो पूरे पूरे खाली हैं, D2sp3 हो सकता है। D2 केस आएगा, T2G2 हो जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो प्रिंसिपल से वही अपना रूल तो वही लगेगा ना, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स अपने हमेशा। D3 में यही आएगा। लेकिन बच्चों अगर मेरा D4 केस है तो क्या होगा, D4 केस अगर होता है, मैं ये रब करूं, यहां तक रब कर देते हैं अपन। देखिए अब इसको समझिए बच्चों, अगर हमारा D4 केस है तो मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से, D3 में तो यहां तक है ये, D4 में पेयरिंग हो सकती है, T2G में जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो EG में जा सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए भाई, ये किस बात पे डिपेंड करता है, अगर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास ये जो एनर्जी है ये कम है, समझ में आ रहे हैं, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा ओ की वैल्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, यहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ऊपर जाने में इसको दिक्कत आएगी, ऊपर क्यों जाए जब इतनी सारी एनर्जी देगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, पेयरिंग के लिए चले जाएगा। भाई दो तरह की एनर्जीज है हमारे पास, एक तो कौन सी है डेल्टा ओ, और एक होती है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो करेगा, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है, तो उस एनर्जी को हमने कहा पेयरिंग एनर्जी। अगर हमने कहा कि डेल्टा ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, इसका मतलब ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब ये एनर्जी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, पेयरिंग की एनर्जी, पेयरिंग के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ अवॉइड करेगा, वो क्यों जाएगा, पेयरिंग कर लेगा। जब पेयरिंग कर लेगा तो हमारे पास कहाँ आएगा, T2G में फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों, ये यहाँ आएगा, देखो यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कब, जबकि ये केस होगा, फर्स्ट केस अगर मैं लूं तो, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, डेल्टा नॉट जो है, ये डेल्टा ओ जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पेयरिंग एनर्जी की, तो हो क्या रहा है, T2G में दो आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और EG में 0। क्लियर, कब, जबकि डेल्टा ओ ज्यादा है, कौन सा है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो ऑर्बिटल्स खाली हैं पूरे के पूरे आपके, कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3। क्लियर, दो ये यूज कर लेगा ना डी के, दो डी और sp3 यूज कर लेगा तो कौन सा बन जाएगा आपका, D2sp3। कब, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड केस देखो, यदि हमारे पास उल्टा हो तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इट मींस इसको पेयर करने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, और ये एनर्जी हमारे पास कम है। जब ये एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या होगा इस केस में, T2G 3 EG 1।
कब होगा? वीक फील्ड लाइगेंड। अब ये वैकेंट ही नहीं है, जब वैकेंट नहीं है तो कौन सा लेगा? ये आगे वाले दो डी ले लेगा, तो कौन सा बनेगा? sp3d2। यही तो बीबीटी नहीं समझा पाया था कि कौन से तो आपका d2sp3 बनवाएंगे और कौन से आपके sp3d2 बनाएंगे। तो समझ में आ गया आपको वो लिगेंड जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड देते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब यानी कि ये आपकी ज्यादा है, जब ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पेयरिंग ही होगी, आपके ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके काम आ जाएंगे। तो कौन से बनेंगे? d2sp3। अगर हमने कहा वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। पेयरिंग नहीं होगी, जब पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा? आगे के डी ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। कौन से बनेंगे? sp3d2। सबके क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए इसको तो हम रब करते हैं। एक चीज और देखिए बच्चों, जनरली ये देखा गया है कि D4 से और D7 तक की जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं, जनरली उनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लाइगेंड्स है वही बनते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं, स्टेबल होते हैं, जनरली ये देखा गया है। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द वीक फील्ड आपके कॉम्प्लेक्सेस के। ठीक है, चलिए ये तो आपके क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो टेट्राहेड्रल भी समझ में आ जाएगा। टेट्राहेड्रल भी बिल्कुल सिंपल है, इसको तो अब हम रब कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं टेट्राहेड्रल। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो टेट्राहेड्रल में एक चीज ध्यान रखो बस, टेट्राहेड्रल में क्या हो रहे हैं? 4 लाइगेंड्स आ रहे हैं और चारों जो लाइगेंड्स आते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं। ऑक्टाहाइड्रल में 6 जो लाइगेंड्स आ रहे थे वो कहाँ आ रहे थे? ऑन द एक्सिस आ रहे थे। ये इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। जब इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो क्या होगा? जिन डी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस होगी वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। किसकी है? T2G की। तो T2G क्या होंगे? वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। जब ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, Eg की एनर्जी कम हो जाएगी। तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर दें इसको। समझ में आ गया? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपके क्या हो रहे हैं? 4 जो लाइगेंड्स आते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। इन बिटवीन द एक्सिस आने के कारण T2G ऑर्बिटल जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है वो क्या करेंगे? ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। ठीक है, कर दीजिए इसको, रब करें इसको थोड़ा सा। नीचे कौन से आएंगे? Eg, ऊपर T2G। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस वही 2/5 डेल्टा T आ जाएगा यहाँ, है ना? 3/5 डेल्टा T। टोटल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा T के बराबर। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टा इन टेट्राहेड्रल। ठीक है, सेम वही है बच्चों, कुछ भी नहीं है इनमें। सेम वही चीज है। ठीक है, देखिए वही आपका है, डी ऑर्बिटल्स है आपका। जैसे ही आपका क्या हो रहा है? स्फेरिकल फील्ड आ रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, इनकी एनर्जी रिपल्शन के कारण बढ़ जाएगी स्फेरिकल फील्ड में। ठीक है, यहाँ केस में क्या हो रहा है? आपका T2G ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। कितना? 2/5 डेल्टा T के T से ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये 3/5 डेल्टा T के से कम हो जाएगी। किसकी? Eg वालों की। क्लियर क्यों हुई? ये समझ आ गया आपको? क्लियर है ये चीजें? अब देखिए यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग हो गई आपकी, ठीक है, और डेल्टा T, डेल्टा का मतलब वही क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, T का मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, इस केस में जनरली क्या होता है? आपकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डेल्टा T, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी के कंपैरिजन में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2 के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? पेयरिंग करने के कंपैरिजन में ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, तो जनरली ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ये रेयर ही बनाते हैं। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। समझ आ गए सबको बच्चों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस समझ में आ गए। कौन से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कौन से बनाते हैं? D2sp3 sp3D2। इसी तरह से टेट्राहेड्रल। आगे क्लियर ये चीज? ठीक है, और अच्छे से इसको समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। इसके बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हमारे ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।